नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति की इस प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का। पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना आप लोगों की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जो हम लोगों ने पहला चैप्टर अपना पढ़ाया था आपको, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना? तो चलिए, मुझे लगता है कि उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना? देखिए, जो नया चैप्टर है उसका नाम है मापक यंत्र। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 50-60 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके जो आगामी एग्ज़ाम होंगे। समझ? तो आज इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि कॉन्सेप्ट की एक क्लास शुरू की जाए। समझे ना? आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। चलिए, तो ये मापक यंत्र क्या होता है? मापक यंत्र का मतलब होता है वह यंत्र जिससे हम किसी भौतिक राशि को नापते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि को जिसमें नापा या तौला जाए उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। इसी प्रकार से यदि हम लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो हम कहेंगे कि सेंटीमीटर उस लंबाई का मात्रक है। मतलब कि किसी भौतिक राशि को जिसमें नापेंगे या जिसमें तौलेंगे उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहेंगे। सीधी सी बात। ठीक है ना? अब आता है तीसरी चीज, मापक यंत्र। मापक यंत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि को जिससे नापेंगे या तौलेंगे। समझ रहे ना? जैसे अगर हम मान लिया मुझे बुखार आ गया, बुखार आएगा तो मेरे शरीर का कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ तापमान होगा। तो उस तापमान को जो मेरे शरीर में है, अगर हम उसको थर्मामीटर से नाप रहे हैं तो हम कहेंगे कि मेरे शरीर में जो तापमान है उसका मापक यंत्र थर्मामीटर है। ठीक है ना? तापमान आपको पता है कि तापमान भौतिक राशि है। ठीक है ना? कुछ नहीं करना है। मापक यंत्र किसे कहते हैं? वह यंत्र जिससे हम किसी भौतिक राशि को नापते हैं उसे उस भौतिक राशि का मापक यंत्र कहेंगे। ठीक है ना? आप देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कोई मशीन आती है, बुखार को नापने के लिए मशीन आती है, हाँ, द्रव्यमान को तौलने के लिए मशीन आती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की मशीन हैं इन्हीं ही कहा जाता है मापक यंत्र। ठीक, कुल मिलाकर के मापक यंत्र क्या है? जिससे किसी राशि को नापा या तौला जाए। ठीक, जिससे किसी भौतिक राशि को नापा या तौला जाए उसे मापक यंत्र कहेंगे, उस भौतिक राशि। ठीक, समझ में आ गई आपको? तो क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मापक यंत्र पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सोनार निम्नांकित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार एक यंत्र है, इसको कहाँ यूज किया जाता है पूछ रहा है। क्या है? सोनार, SONAR।
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका जो है फुल फॉर्म। देखिए सोनार जो होता है, ये जो आप पानी वाली जहाज देखे हैं ना, शिप, उसमें लगा होता है, ठीक है ना। इससे किया क्या जाता है, इससे पता लगाया जाता है कि जैसे शिप चली जा रही है तो उसके आगे कोई समुद्र के अंदर टीला तो नहीं है, आगे कोई पनडुब्बी तो नहीं है, आगे कोई दुश्मन की जहाज़ तो नहीं खड़ी है, ये पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है, शिप में ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है सोनार। ये क्या करता है, ये एक तरंग छोड़ता है। इस तरंग को कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि पराश्रव्य तरंग। मान लिया यहाँ पर कोई दुश्मन देश की शिप खड़ी है, तो कुछ दूरी पहले से ही जो है ये क्या करेगा, ये तरंग लगातार छोड़ता रहता है। ये जो शिप है, जो है शिप में चूंकि सोनार लगा हुआ है, अब यहाँ पर अगर दुश्मन देश की कोई शिप खड़ी है तो होगा क्या कि ये जो तरंग इसके द्वारा छोड़ी गई है, इससे टकराएगी और वापस आकर के पुनः यहाँ पर पहुँच जाएगी इसी अपनी शिप के पास। समझ है ना। अगर नहीं कुछ खड़ी होगी तो सीधी चली जाएगी, अगर कुछ खड़ी होगी तो टकरा करके वापस चली आएगी, और जब टकरा करके वापस चली आएगी तो यहाँ पर बैठे ऑब्जर्वर को ये पता चल जाएगा कि आगे कुछ ना कुछ है। अब हो सकता है टीला हो सकता है दुश्मन देश की कोई पनडुब्बी हो, कुछ भी हो। तो मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। भाई आगे कोई टीला होगा, ये अपनी रफ्तार से चली जा रही है, शिप टकरा जाएगी, टकरा करके एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए पहले से ये जो है वो पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये और तो ये शिप में क्या लगा होता है, सोनार लगा होता है। सोनार से क्या निकलती है, एक अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव्य तरंग निकलती है, ठीक है ना। आगे तरंग का टॉपिक आएगा तो वहाँ पर आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। ये ऐसे ऐसे जाएगी, जहाँ से टकरा करके चली आती है हमको पता चल जाता है। बाकी यहाँ पर तमाम सिस्टम फिट होता है, उससे पता चल जाता है कि भाई ये कितनी दूरी पर है, जो आगे कुछ चीज़ है, चाहे टीला हो चाहे पनडुब्बी हो। हाँ, ये सब हम निकाल लेते हैं, उतना डिटेल में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुल मिला करके आप ये जान लीजिए कि इसको पानी वाली जहाज़ में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि सोनार किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा यूज में लाया जाता है, ठीक है ना। नौ संचालन, जहाँ पर नौ शब्द यूज हो जाए आप समझ लीजिए कि कुछ पानी वाली की बात की जा रही है, ठीक ना। नौ संचालन, ठीक ना। होता है ना नौसेना, नौसेना किसको कहते हैं, नेवी को कहते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भाई मैंने आपको पहले बताया कि समुद्र के अंदर ये शिप चलती है, समझ रहे ना, वहाँ पर शिप में सोनार लगा होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि कोई पनडुब्बी समुद्र के अंदर डूबी है या कोई टीला डूबा है, हाँ, उसको इसी सोनार के माध्यम से पता किया जाता है। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको भी ध्यान से सुनते जाएंगे तो एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि हाँ सर कुछ बता रहे थे, पानी वाली जहाज, सोनार, और आप लगा लेंगे। तो कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सेक्सटेंट का या सोनार का। ऑप्शन नंबर डी सोनार का। चलिए तीसरा, सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अपश्रव्य तरंगों का। देखिए ये तरंग डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है ना। रेडियो तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, अपश्रव्य, कई प्रकार की तरंगें होती हैं। ये जब आगे हम लोग तरंग अंग्रेजी में वेव कहते हैं। जब हम तरंग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अभी से क्या पढ़ें, तो कह रहा है कि ये जो सोनार लगा होता है शिप में, इसमें कौन सी तरंग इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपको बताया कि सोनार से एक तरंग निकलती है और वही टकरा करके वापस आती है। तो ये तरंग होती कौन सी है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये तरंग होती है अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि पराश्रव्य तरंग। समझेंगे नहीं सर, कौन सी तरंग होती है, पराश्रव्य, याद रखिएगा, अपश्रव्य ना कर दीजिएगा, पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना।
और इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। मैंने आपको बताया था कि जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसका मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, कि कितने डेसिबल की ध्वनि निकलती। लेकिन ये बताइए कि उसको मापेंगे कैसे कि कितनी डेसिबल की ध्वनि निकल रही है? फैक्ट्री से हो, या सड़क पर जो है बाइक कार की ध्वनि हो, या कहीं पे लड़ाई हो रही है तो लोग बड़ा तेज तेज बोलते हैं ना, तो हमें पता करना है कि भाई कितना तेज बोल रहे हैं। हाँ, यानी कि ध्वनि कितनी तेज है, वो आवाज़ कितनी तेज है, उसको कैसे पता करते हैं? आपको पता है कि ध्वनि की तीव्रता को कैसे पता करते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। याद कर लीजिए। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरा रटने वाला है। आप रट लीजिए, एक आध क्वेश्चन आपके इन 2 चैप्टर से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन नहीं। ऑडियोफोन अलग चीज़ होता है, ऑडियोमीटर अलग चीज़ होता है। ऑडियोफोन क्या होता है? ऑडियोफोन होता है कि जैसे हमको जो है, मुझे नहीं है, मान लिया कि किसी आदमी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है सलाह देता है कि आप जो है एक मशीन यूज कीजिए। छोटी सी मशीन आती है, उसको लगा लेता है तो उसको सुनाई पड़ने लगता है। किसी को कम सुनाई देता है, बहुत कम सुनाई देता है, तो डॉक्टर उस मशीन को लगाने की सलाह देता है। तो जो मशीन लगा ही जाती है उसी को कहा जाता है ऑडियोफोन। हाँ, लोग कहते हैं ना कान की मशीन है, कान की मशीन है, उसी को ऑडियोफोन, सब भाषा में उसको ऑडियोफोन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऑडियोफोन क्या है, ऑडियोमीटर क्या है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। ठीक ना। आप मुझे ये बताइए, चलिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। एनीमोमीटर किसे कहते हैं? एनीमोमीटर एक यंत्र है जिससे हम हवा का वेग नापते हैं। मतलब कि हवा कितनी तेज चल रही है, हवा की स्पीड हम नापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से। ठीक ना। एक ऑप्शन दिया गया है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर भी शिप में लगा होता है, इससे हम एग्जैक्ट टाइम का पता करते हैं। ठीक है ना। क्रोनोमीटर से हम क्या करते हैं? टाइम का पता लगाते हैं, और ये कहाँ लगा होता है? शिप में। तो 4 ऑप्शन का डिस्कशन कर लिया। क्रोनोमीटर शिप में लगा होता है टाइम का पता लगाने के लिए। एनीमोमीटर से हम हवा की स्पीड पता करते हैं। ऑडियोफोन कान की मशीन, और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता यानी आवाज़ कितना तेज है। चलिए 5वां क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हो रही। स्मार्ट, आप लोग स्मार्ट स्टडी कीजिए। अभी अगला चैप्टर जो आएगा वहाँ से कॉन्सेप्ट है, वहाँ से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, कभी नहीं भूलेगा जीवन में आपको। समझे? अभी तो बस ये रटने वाला है, रट लीजिए। एनीमोमीटर से निम्नांकित में किसका मापन किया जाता है? वही अभी मैंने आपको बताया था कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम हवा की स्पीड नापेंगे, हवा का वेग नापेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग। पवन को हवा कहते हैं। फिर वही चीज़ आ गया 6ठा क्वेश्चन कि वायु की गति निम्नांकित में से किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की गति मतलब वही हवा की स्पीड, एनीमोमीटर से नापी जाती है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी जो ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्या नापते हैं? दाब। कैसा दाब? वायुमंडलीय दाब। ज्योग्राफी में आप वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे, जब मौसम विज्ञान चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब की चर्चा होगी। वायुमंडलीय दाब मतलब हवा का दाब, वायु का दाब, समझ रहे ना? ठीक, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस वायुमंडलीय दाब को किस मशीन की सहायता से नापते हैं कि कितना है वायुमंडलीय दाब, और उससे पता लगाते हैं कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे ना?
तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का हम पता लगाते हैं। ठीक। हाइड्रोमीटर से क्या पता लगाते हैं? हाइड्रोमीटर से हम किसी लिक्विड की डेंसिटी पता करते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी लिक्विड है उसका घनत्व कितना है, इसको हम किससे पता करते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक है ना। घनत्व तो आप लोगों को पता होगा ना, वही गाढ़ापन। कोई चीज़ ज़्यादा गाढ़ी है तो कहेंगे कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कोई चीज़ कम गाढ़ी है तो कहेंगे उसकी डेंसिटी कम है। तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को हम कैसे पता करते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक। कोई लिक्विड है या जल है, समझ रहे हैं ना उसका। चलिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है मैचिंग का। क्या कह रहा है? एनीमोमीटर, उसके आगे लिखा है वायु की चाल। सही है कि नहीं आप बताइए? बिल्कुल सही मैच है भाई। एनीमोमीटर से वायु की चाल नापते हैं। एमीटर, उसके आगे लिखा है विद्युत धारा। मैंने अभी आपको बताया था, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। एमीटर, आपके घर में जो करंट बह रही है, कितने एम्पियर की करंट बह रही है, इसको किस मशीन से पता करेंगे? तो इसको नापने के लिए एक मशीन आती है एमीटर। एमीटर के आगे विद्युत धारा लगा हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। समझे कि नहीं समझे? ऑप्शन डी है पाइरोमीटर, उसके आगे लिखा है उच्च ताप। देखिए, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कहीं पर हमको नापना हो तो उसके लिए हम एक मशीन यूज करते हैं पाइरोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं टेम्परेचर है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पर टेम्परेचर है, तो उसको हम बुखार वाले थर्मामीटर से थोड़ी नाप लेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो उसको हम नापने के लिए यूज करते हैं पाइरोमीटर। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी भी सही सुन थे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? टैक्योमीटर के आगे लिखा हुआ है दाबांतर। ये ऑप्शन गलत है। टैक्योमीटर होता क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए। आपकी बाइक है जो है, बाइक के इंजन में जो है आप देखेंगे तो एक डिस्क लगी होती है। वो डिस्क क्या होती है? लगातार घूम रही होती है। ठीक है ना। तो वो उसकी घूर्णन स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से घूम रही है, यानी कि रोटेशनल स्पीड क्या है उसकी, इसको हम पता करते हैं टैक्योमीटर की सहायता से। ठीक है ना। तो टैक्योमीटर से हम क्या करते हैं? डिस्क की घूर्णन गति को पता करते हैं कि वो किस स्पीड से घूम रही है। ठीक है ना। लेकिन इसमें इसके आगे लिखा हुआ है दाबांतर, यानी ये ऑप्शन गलत है। और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि पाइरोमीटर बहुत ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर होता है उसको नापने में प्रयोग किया जाता है। 1500, 2000, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इस समय। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चल 9वां क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को नापने में किया जाता है? क्या कह रहा है कि निम्नांकित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च, बार बार कह रहा हूं कि उच्च ताप यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए, निम्नांकित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी। ठीक ना। विकिरण तापमापी को हम लोग पाइरोमीटर कहते हैं। ठीक। जहाँ से रेडिएशन निकल रहा हो जो है उसको नापने के लिए, भाई उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि पाइरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, रेडिएशन थर्मामीटर को। ऑप्शन दिया गया है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। नहीं, न द्रव तापमापी, न गैस तापमापी, न ताप विद्युत तापमापी। ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। ठीक। चलिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का था, आपको मैंने अभी क्या बताया था कि 1000, 1500, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और पायरोमीटर को क्या कहा जाता है, विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो वही कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। ऑप्शन देखिए, गैस थर्मामीटर, जी नहीं। पारे का थर्मामीटर, जी नहीं। वाष्प दबाव थर्मामीटर, जी नहीं। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, कुछ विकिरण की बात ऑप्शन नंबर सी में कही जा रही है ना, तो पूर्ण, तो इसी को आप लगा दीजिए। भाई उच्च ताप नापना है, उच्च ताप का नापते हैं पायरोमीटर से, और पायरोमीटर मैंने आपको क्या बताया था कि विकिरण तापमापी होता है, तो यही ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। देखिए होता क्या है कि ये जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 3000 है, 1500 है, यहाँ पर आप डायरेक्ट जा कर के नहीं नाप सकते। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में आप जाएंगे ना तो एकदम पिघल जाएंगे। मान लीजिए आपको सूरज का तापमान नापना है तो आप कैसे नापेंगे, वहाँ जा कर के डायरेक्ट थोड़ी नापेंगे, पिघला देगा आपको, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के ये जो पायरोमीटर या विकिरण तापमापी जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी सहायता बिना वहाँ पर जाए हुए ही हम उसका टेम्परेचर नाप लेते हैं। हमको मतलब फिजिकल रूप में हमको वहाँ पर उपस्थित नहीं होना होता। जैसे किसी शरीर का बुखार नापना है, हम तो डायरेक्ट गए, उसके मुंह में लगाए और नाप लिए, पता चल गया कितना उसके शरीर का बुखार है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सूरज का तापमान नापना तो हम सूरज के पास जाएं और वहाँ पे लगाएं थर्मामीटर और नापें, ठीक है ना, पिघला देगा हमको, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, विकिरण पायरोमीटर का यूज करते हैं। चलिए 12वां, वही चीज़ फिर है, पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्नांकित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायर हिलियोमीटर, वही सोलर रेडिएशन को, हिलियोमीटर, समझ है ना क्या कह रहा है, हिलियोमीटर। हिलियो से कुछ पता चल रहा है, कुछ हीलियम की बात कर रहा है। और आपको पता होगा कि सूरज में क्या होता है, संलयन होता है, हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनते हैं, हीलियम बनते हैं ना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के वही बात कह रहा है कि पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन, सूरज से जो रेडिएशन निकल रही है उसको हम पायर हिलियोमीटर के द्वारा नापते हैं। 12वां क्वेश्चन लग गया। सन स्पॉट, हवा ताप, पौधों के ताप। देखिए हवा ताप, पौधों का ताप तो पहले गलत हो गया। पायर हिलियोमीटर, हिलियो जहाँ है समझ लीजिए कुछ सूरज की बात कही जा रही है, तो पौधा और हवा तो पहले गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दो है, सन स्पॉट को कि सोलर रेडिएशन को, किसको देखेंगे, सन स्पॉट को नहीं, ये भी गलत है। सोलर रेडिएशन, सूरज से जो रेडिएशन निकल रही है उसको नापने के लिए हम लोग पायरो हिलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, पायर हिलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। रट लीजिए एकदम, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें, क्या बताया जाए। हाँ देखिए एक चीज़ है कि अगर जैसे अभी यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होता है तो ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं मैं सब आपको दिखा देता कि देखिए पायर हिलियोमीटर क्या होता है, हाँ, या स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, यह सब आपको दिखा तो आपके दिमाग में चला जाता हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़। लेकिन अब यहाँ पर चित्र बना के तो कैसे दिखाऊँ, बहुत टाइम लगेगा चित्र बनाने में, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन धैर्य रखिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चित्र हमको पता रहे ना पता रहे उससे मतलब नहीं, तो रट लीजिए इसको। और बहुत जल्दी अगर ईश्वर चाहेगा तो यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड भी लग जाएगा, ठीक है। चले 13वां क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। एक तो हमेशा डिस्टर्ब करता है जब लिखा रहता है माप, माप, अरे सीधा बोलो कि नाप। हाँ हम लोग नापना शब्द यूज करते हैं, अच्छा माप कहता है तो बड़ा टेक्निकल लगता है, ठीक है ना। चलिए तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी नाप की जाती है, गैसों की दाब की। कहीं कोई गैस है तो उस गैस का कितना प्रेशर है
उसको हम कैसे नापते हैं? मैनोमीटर से। ठीक, 14वां क्वेश्चन क्या? 14वां क्वेश्चन में फिर वही मैचिंग की बात कर रहा है। देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ वीडियो के नीचे आप लिंक में देखेंगे तो वहाँ पर भी इस सारे क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी और उसका आंसर भी मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ठीक है ना? वहाँ से आप जो है चाहिएगा तो प्रिंट करवा लीजिएगा, चाहिएगा तो आप जो है वहीं पर डायरेक्ट जाकर देख लीजिएगा और एक बार सॉल्व कर लीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। बाकी मैं डिस्कशन आपको यहाँ पर करा ही दे रहा हूँ। ठीक, चलिए। एमीटर मैंने अभी आपको बताया था कि जो करंट बह रही होती है उस करंट को एमीटर से नापते हैं। तो एमीटर से क्या नापते हैं? धारा। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। समझ आए ना? आप पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आर्द्रता पढ़ाई जाएगी कि मौसम कैसा है, हाँ, आर्द्रता है कि नहीं है तो कितनी है आर्द्रता, ये सब वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या पढ़ते हैं? आर्द्रता कहें या सापेक्षिक आर्द्रता कहें, उसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। स्प्रिंग तुला किसे कहते हैं? तुला का मतलब होता है तराजू, समझे ना? तो स्प्रिंग तुला का सीधा सा मतलब होता है कि तराजू की बात कर रहा है, समझे? तराजू से आप क्या नापते हैं? भार नापते हैं। मान लिया कि कोई एक कि किसी भी सामान का भार कितना है, उसको हम कैसे नापते हैं? तराजू से, समझे? तो स्प्रिंग तुला, भार। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? बताइए, बैरोमीटर से क्या नापते हैं भाई? बैरोमीटर से हम नापते हैं दाब। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब यानी हवा का दाब क्या है, ये हम बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक, चलिए। तो जब आप इसमें टिक लगाएंगे, एमीटर धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार और बैरोमीटर वायुदाब। ऑप्शन नंबर बी, A3, B4, C2 और D1। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके सही। मतलब सारे ऑप्शन मैच कर गए कि नहीं आपके? सही, गलत थोड़ी करना है, मैच करवाना है। 15 में कह रहा है कि निम्नांकित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, ओडोमीटर के आगे लिखा है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापने का यंत्र। ओडोमीटर होता क्या है? बाइक चला रहे हैं तो जहाँ पे हैंडल लगी होती है उस पर देखे होंगे कि लगा होता है, वो बता रहा होता है कि आपने इतनी दूरी तय कर ली, इतनी दूरी तय कर ली। ठीक है ना? तो जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, बाइक हो कार हो सब जगह लगा होता है, हाँ, बताता है ना। जैसे मान लिया मैं यहाँ से लखनऊ तक गया तो वहाँ बता देगा कि हाँ आपने लगभग इतने किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो उसी को कहा जाता है ओडोमीटर। ठीक है ना? बहुत लोगों को नहीं पता रहा होगा, खूब बाइक चलाए होंगे, कार चलाए होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता रहा होगा कि इसको ओडोमीटर कहा जाता है। ठीक है ना? ओंडोमीटर, दो चीज़ याद रखिए, एक है ओडोमीटर और एक है ओंडोमीटर। ओंडो और ओडो। ओंडोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नापने का यंत्र है। आगे पढ़ाऊंगा आपको आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है। तरंग जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपके तरंग के बारे में बताऊंगा, वहीं आपको पता चलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। फिलहाल आप यह जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को हम ओंडोमीटर से नापते हैं। ठीक है? ओंडोमीटर याद रखना। ऑडियोमीटर, मैंने आपको पहले बताया कि कोई आवाज़ कितनी तेज है, इसको हम ऑडियोमीटर से नापते हैं। यानी कि ध्वनि की तीव्रता को हम कैसे नापते हैं? ऑडियोमीटर की सहायता से। ठीक है ना? यानी ABC तो सही मैच है। एमीटर, चौथा ऑप्शन कह रहा है। एमीटर से क्या नापते हैं? बार बार कह रहा हूँ भैया कि जो करंट बह रही होती है उसको हम एमीटर से नापते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एमीटर के आगे लिखा है विद्युत शक्ति मापक यंत्र। जी नहीं, गलत।
एमीटर विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र नहीं है, एमीटर विद्युत धारा को नापने का यंत्र। करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही मैच नहीं है, और यही पूछ रहा था कि कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है। क्या कह रहा है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। कितनी बार बताऊं कई बार तो आपको बता चुका, अब नहीं बताऊंगा, बता दूं। अरे एमीटर से भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, जी नहीं, एमीटर से करंट को नापते हैं। ठीक, चले 17वां क्वेश्चन। अब इसको नहीं बताऊंगा, आप बताइए कि वायुमंडलीय दाब को कैसे नापा जाता है। बैरोमीटर से, बार बार बोलो, ऑप्शन नंबर बी। देखो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, हाँ, उससे पता चल जाएगा भाई वायुमंडलीय दाब कितना है, और उससे फिर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हाँ मौसम तूफानी होगा, हवा चलेगी, कैसा होगा, बारिश होगी, क्या होगा, ये सब अपना ज्योग्राफी का काम है, वहाँ मौसम विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है कि साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है। देखो होता क्या है कि बैरोमीटर एक यंत्र होता है, बना होता है, और उसमें लिक्विड भरा होता है, ठीक है ना। अगर मौसम मान लिया कि अगर वो लिक्विड जो है नीचे आ गया, समझ रहे हो ना, तो हम ये कहते हैं कि मौसम क्या होगा, बड़ा तूफानी होगा, समझे ना। ऊपर चला गया तो कहेंगे कि मौसम साफ रहेगा, ठीक है ना। नीचे आने का मतलब मौसम तूफानी होगा, और ऊपर जाने का मतलब मौसम साफ रहेगा, ठीक है ना। तो वो जो बैरोमीटर यंत्र है उसमें जो लिक्विड भरा जाता है, वो कौन सा लिक्विड भरा जाता है। देखिए जनरली उसमें हम लोग पारा भरते हैं, मैं नहीं, मतलब भरा होता है उसमें जनरली क्या, पारा। बाकी भरने को तो उसमें जल भी भरा होता है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए पारा है कि नहीं, ऑप्शन बी है पारा। लेकिन इसमें ऑप्शन ए में जल भी दिया है, तो बैरोमीटर में देखिए जल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पारे का इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सही तो ऑप्शन ए भी है, देखा जाए तो जल भी सही है, लेकिन ए और बी दो सही है इसमें, तो दो का कोई विकल्प यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो आप ऑप्शन बी लगाइएगा पारा, क्योंकि ज़्यादातर पारा सही होता है। हाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ऑप्शन बी ही सही होगा अगर ऐसी स्थिति है तो, नहीं तो सही तो जल भी है, ठीक है। चलिए या तो आयोग इस क्वेश्चन को कर दें, निकाल दे बाहर, चूँकि जल भी उपयोग किया जाता है, पारा भी उपयोग किया जाता है, और ए और बी दोनों सही है, ये कोई ऑप्शन कहीं पर दिया नहीं गया है। आप पारा लगाइएगा, ठीक। चलिए दूध का अपेक्षित घनत्व तो कैसे ज्ञात किया जाता है। दूध जो हम आप लोग पीते हैं उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कैसे पता करते हैं, लैक्टोमीटर से, ठीक है ना। कैसे पता करते हैं, लैक्टोमीटर से। हमें होता है ना कि दूध वाला सही दूध दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ, दूध शुद्ध है कि नहीं है, इसको कैसे पता करते हैं, इसको पता करते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन में डी किया गया है ब्यूटरोमीटर, ऑप्शन डी दिया है थर्मामीटर, ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोमीटर। देखिए हाइड्रोमीटर थर्मामीटर तो पहले ही कट गया, लैक्टोमीटर हमारा ऑप्शन सही है। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। हाइड्रोमीटर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ब्यूटरोमीटर से क्या नापते हैं, ब्यूटरोमीटर से हम नापते हैं कि दूध में कितना फैट है, ठीक है ना।
डेंसिटी को तो हम नापते हैं लैक्टोमीटर से, लेकिन उसमें फैट कितना है, वसा कितना है। आप देखे होंगे कि भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होता है, गाय के दूध में फैट कम होता है। तो इसको हम कैसे नापते हैं फैट को? ब्यूटरोमीटर की सहायता से, ठीक है ना। और लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व ज्ञात करते हैं। घनत्व का है, अपेक्षिक घनत्व का है, दोनों एक ही बात। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। कहीं भी कहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना, कि दूध के घनत्व को कैसे नापते हैं? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा लैक्टोमीटर और ब्यूटरोमीटर में। ब्यूटरोमीटर से दूध में कितना फैट है इसको नापेंगे, और लैक्टोमीटर से हम ये नापेंगे कि दूध का घनत्व कितना। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, देखिए यहाँ पर इस वाले चैप्टर में मेरी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की। स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप एकदम रट लीजिएगा जो लिखा रहे, और आपके एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, ये बताइए, मैंने आपसे कहा था कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा इसको, वीडियो को। किया कि नहीं आप लोगों ने? भैया जिम्मेदारी समझो, शेयर करो, लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ। हाँ, इतना मेहनत कर रहे हैं, पंखा भी नहीं है यहाँ पर रूम में, पसीने से तरबतर होकर के आपको पढ़ा रहे हैं। सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, टेस्ट साल करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तो इतना तो कर दो भैया। हाँ, अभी जाते आप दिल्ली या इलाहाबाद आते, बड़ी बड़ी कोचिंग में लाखों रुपए फीस देते। हाँ, यहाँ तो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना आपको, और इतना आप नहीं कर सकते। करिए, हाँ, टारगेट बनाइए हर लोग की कम से कम 50-50 सब्सक्राइब करवाएंगे आप। फ़ोन कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, सब लोगों को मैसेज कीजिए। इतना कर दीजिए, 10 मिनट का काम है भाई, करवा दो। समझ रहे हो ना, बस इतना ही करवा दो। तो हर आदमी की इच्छा होती है ना, मेरी भी इच्छा होती है कि कितना ज़्यादा हाईलाइट हो जाऊँ, है, इसलिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ। नहीं किसी कोचिंग में पैसे दे करके, मतलब फीस लेकर के पढ़ा रहा होता, लेकिन वहाँ पर अगर फीस लेके पढ़ा रहा होता तो क्या होता? 1500 लोग मुझे जानते, 200-400 लोग जानते, जितने मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं वही जानते हैं। यहाँ पर फ्री में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया मुझे जानेगा यूट्यूब के माध्यम से। तो कैसे जानेगा? जब आप उसको शेयर करेंगे, हाँ, तब जानेगा ना। और तभी मेरी भाई, मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि एक आध दिन में मैं पॉलिटी, हिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूँ, उसके बाद अन्य विषय भी यहाँ पर शुरू होंगे, और सब में कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। अभी इससे ज़्यादा, और बहुत जल्द टेस्ट भी, कि हर संडे को आपका जो है एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। बस इतने आप कर लेंगे, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। किससे नापी जाती है भैया सापेक्षिक आर्द्रता? अभी बताया हूँ, ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पोटेंशियोमीटर। देखिए, लैक्टोमीटर तो पहले कट गया। लैक्टोमीटर से मैंने आपको बताया था कि दूध का घनत्व तो नापता है। पोटेंशियोमीटर से क्या होता है? पोटेंशियोमीटर से हम विभवांतर नापते हैं। आगे जब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर, विभव, विभवांतर, EMF, ये सब वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ है ना? कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर नापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व नापते हैं। अब दो बचता है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं जल का घनत्व, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? जल का घनत्व। हाँ,
जल का घनत्व कहें या किसी लिक्विड का घनत्व कहें, इससे पहले भी मैंने इसको बताया था आपको, उसको हम हाइड्रोमीटर से हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता। हाँ, कि जो वायुमंडल है, ये जो है यहाँ, इसकी आर्द्रता कितनी है, इसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, हाँ, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। ठीक, इसको हम कैसे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। कंफ्यूज मत हो जाइए, ग्रो और ड्रो, हाइड्रो और हाइग्रो। तो हाइड्रोमीटर से किसी लिक्विड की डेंसिटी और हाइग्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व। चले 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता? फिर वही चीज, हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाए? हाइग्रोमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, 22वां का ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए में हाइड्रोमीटर दिया। हाइड्रोमीटर आपको बताया था कि किसी लिक्विड या जल का घनत्व तो हाइड्रोमीटर से। ठीक है ना। यूडियोमीटर क्या होता है? हाँ, मान लिया कोई लैब है आपकी जो है, वहाँ पर जो है कोई गैस रखी हुई है, तो जैसे जैसे भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होगा, उस गैस के आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो उस गैस के आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ जो है, उसको हम यूडियोमीटर की सहायता से नापते हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है, जब केमिस्ट्री आएगी तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि गैस का मिश्रण कैसे होता है, उसमें भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है आयतन में परिवर्तन कैसे आता है, ये सब वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर के जो है, हाँ, आप ये जान लीजिए कि जो है किसी गैसीय मिश्रण में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में जो परिवर्तन आता है, उसको हम पता करते हैं यूडियोमीटर की सहायता से। हाँ, चले स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। आगे जब आपको तरंग पढ़ाई जाएगी, जब प्रकाश नामक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम वगैरह वहाँ बताया जाएगा। कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि स्पेक्ट्रोमीटर कुछ स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। ठीक है ना। चले, वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? फिर वही चीज़ हाइग्रोमीटर। ठीक, 20वां क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, हाइग्रो है, हाइड्रो नहीं है। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑप्शन है वातावरणीय आर्द्रता, वही वायु की आर्द्रता। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, और ख़ास तौर पर बिहार पीसीएस वगैरह में तो विशेष रूप से ये चीज़ लागू होती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन रिवाइज किए जाते हैं। बिहार ही नहीं, लगभग हर स्टेट के क्वेश्चन। हाँ, आप देख लीजिए कि हाइग्रोमीटर से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बार बार। 2008 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 1996 में पूछा गया। समझ रहे हैं? फिर पूछा जाएगा, हो सकता है अगले साल पूछ लिया जाए। चलिए, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण क्या है? कुल मिला के कह रहा है कि आर्द्रता को कैसे नापेंगे? वही हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, कि आर्द्रता को हम कैसे नापेंगे? हाइग्रोमीटर की सहायता। ठीक, इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन बी है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? उच्चता बताया था ना आपको, 1000, 1500, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का कहीं टेम्परेचर है तो उसको पायरोमीटर से नापते हैं। हिप्सोमीटर से क्या नापते हैं? हिप्सोमीटर से ऊंचाई नापते हैं। क्या? ऊंचाई, समझे? उसको हिप्सोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन ए है थर्मोस्टेट। कोई भी तंत्र कहीं पर है जो है, हाँ, थर्मोस्टेट, उसका तापमान स्थिर रखने के लिए, नियत रखने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। थर्मोस्टेट का मतलब होता है ऊष्मा तापी। हाँ,
कि किसी भी तंत्र का टेम्परेचर बढ़े घटे नहीं, स्थिर रहे, नियत रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। हिप्सोमीटर से ऊंचाई प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर से उच्चता प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापते हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी क्या है, 25 क्वेश्चन और है। अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा करते हैं उसके लिए एक अलग पार्ट में उसका डिस्कशन करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ? चलिए, तो अगले वीडियो में हम जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, खुश।